साथियों, चैप्टर 82 में हमने आपसे एकादश भाव के कारकत्वों के बारे में बात की थी। कारकत्वों की श्रृंखला में आज हम अंतिम पड़ाव पर यानी 12वें भाव के कारकत्वों पर बात करेंगे। असल में देखा जाए तो जीवन की यात्रा प्रथम भाव से शुरू होती है और अपने प्रारब्ध के अनुसार सभी भावों का फल भोगते हुए जहाँ तक इस अंतिम पड़ाव यानी द्वादश भाव तक पहुँचता है और यही द्वादश भाव में अपने इस जीवन की यात्रा को समाप्त करता है। इसी वजह से द्वादश भाव को मोक्ष का स्थान कहा गया है। मोक्ष यानी अपनी इस जीवन यात्रा में बटोरी गई समस्त संपत्तियां और बनाए गए नाते रिश्तों से मोक्ष पाने का नाम है। यानी इन सब संपत्तियों और रिश्तों से छुटकारा पा जाना ही मोक्ष है। यदि हम सूक्ष्मता पूर्वक विचार करें तो वास्तव में जीवन यात्रा तो दसम भाव पर ही आकर समाप्त हो जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि लग्न से चतुर्थ भाव तक बचपन की यात्रा हुई। उसी में अपने परिवार, भाई बहनों, मित्रों इनके साथ सुखपूर्वक व्यतीत करते हुए चतुर्थ भाव तक की यात्रा तय कर लेता है। फिर चतुर्थ से सप्तम भाव तक की यात्रा को आप जवानी की यात्रा समझ सकते हैं और इस सप्तम भाव तक की यात्रा में उसको एक प्राणी और जीवन साथी के रूप में मिल जाता है और इस यात्रा में जातक में पूर्ण वेग होता है और अपने प्रारब्ध अनुसार सुख या दुख भोगते हुए इस जवानी की अवस्था को सप्तम भाव तक पूर्ण कर लेता है और फिर शुरू होती है सप्तम से दसम भाव तक की यात्रा। इसे आप वृद्धावस्था समझ लीजिए। यानी जातक ने लग्न भाव से चतुर्थ भाव तक बचपन को जिया, चतुर्थ से सप्तम भाव तक जवानी की यात्रा को तय किया, फिर सप्तम से दसम भाव तक वृद्धावस्था को तय किया। इस तरह दसम भाव तक आते आते यह यात्रा पूर्ण हो जाती है। अब अपने अपने प्रारब्ध और भाग्य के अनुसार दसम भाव तक की यात्रा तो पूर्ण हो गई और 12वां भाव है मोक्ष का। अब मोक्ष तो होना ही है, जन्म लिया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो जीवन यात्रा दसम भाव पर समाप्त हो गई। 12वां भाव है मोक्ष का यानी प्रयाण का और मोक्ष तक पहुँचने में दसम से द्वादश भाव के मध्य एकादश भाव पड़ता है और इस मोक्ष तक पहुंचने की यात्रा में यह एकादश भाव ही बाधक बन जाता है। हमने भावों के कारकत्व बताए थे आपको, उसमें चैप्टर 82 में एकादश भाव के कारकत्वों की बात की थी और उसमें बताया था कि एकादश भाव स्वार्थ, लोभ, लालच और सबसे बढ़कर हमारी आशाओं, इच्छाओं, कामनाओं और लालसाओं का होता है। और आपने देखा होगा कि वृद्ध आदमी में इच्छाएं, आशाएं, लालसाएं बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ होता है। वो अभी तक अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्तियों, धन और नाते रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहता और शरीर साथ नहीं देता। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन तो अभी वही बचपन वाला ही है और यहीं से आशाओं, इच्छाओं का यह सिलसिला और बढ़ता जाता है। तो दसम और द्वादश के बीच का यह एकादश भाव यह सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। क्यों कि इच्छाएं, आशाएं छूटती नहीं हैं और उनको छोड़े बगैर एकादश भाव रूपी बैतरणी को आप पार नहीं कर सकते, मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। आप में से अधिकतर लोगों ने गरुड़ पुराण में एक कथा जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी, जिसमें बैतरणी नदी का जिक्र आया है। बस आप यह समझ लीजिए कि जैसे स्वर्ग मोक्ष तक पहुंचने में वैतरणी नदी बाधक बन जाती है, कष्ट देती है, उसी तरह द्वादश भाव यानी मोक्ष तक पहुंचने में यह एकादश भाव रूपी वैतरणी ही कष्टदायक बाधक बन जाती है। यह जातक को मोक्ष तक पहुंचने नहीं देती। और जैसा शंकराचार्य जी ने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बस वही सिलसिला चलता रहता है। आपसे इस बातचीत करने का मकसद यही है कि 12वां भाव है मोक्ष का, स्वर्ग का, जहाँ कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, वहाँ सिर्फ आनंद है। आइए अब इस कथानक का ज्योतिषीय दृष्टि से भी विश्लेषण कर लेते हैं। यानी जातक का 12वां भाव एक्टिव हो, प्रबल हो तो वह क्या फल देगा। देखिए, 12वां भाव जीवन के रस तत्व का भाव है, आनंद रूपी रस का भाव है, जीवन को असली रूप में जीने और मस्ती से जीने का भाव है। इसमें कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है और इस भाव से प्रभावित व्यक्ति जीवन का असली आनंद
रस प्राप्त करता है। अब 12वें भाव को बताया गया शय्या सुख और दान का भाव। तो जो दानी है वह दान कर कर जीवन का आनंद रस लेता है, और जो भोगी है वह इस संसार को भोग कर जीवन का आनंद प्राप्त करता है तो आनंद ही, चाहे दान रूपी हो या भोग रूपी हो। अब जहाँ छठा भाव विचार का है, वहीं छठे भाव के सामने 12वां भाव उससे सप्तम हो जाता है। छठे की मृत्यु यानी विचार की मृत्यु, सोच की मृत्यु। हमने आपको बताया था कि छठा भाव ज्यादा सोच का है, कृपणता का है, कंजूसी का है, झूठ बोलने का है। तो 12वां भाव एक्टिव होने से जातक के सोच की शक्ति नष्ट होती है, यानी सोच की मृत्यु हो जाती है। वह कोई ज्यादा सोच विचार नहीं करता, उसको जो कुछ करना है वह कर डालता है। चाहे दान करना हो, चाहे भोग करना हो, कोई भी सांसारिक कर्म करना हो, बिना सोचे विचारे वह कर डालता है। इस वजह से 12वां भाव क्रियाशीलता का कहलाता है। अब 12वां भाव एक्टिव है तो छठे भाव के एक और कारकत्व कृपणता, कंजूसी की मृत्यु भी होगी। तो 12वें भाव वाला जातक कंजूस नहीं होता है, इसीलिए 12वें भाव प्रबल वाला जातक दानी होता है। धन की वह परवाह नहीं करता, बस आया और फूका, खर्च करता जाएगा, उसके पास आता जाएगा। उसके पास कंजूसी से धन जमा करने का कोई उपाय मौजूद नहीं है, उसे तो धन को फूकना ही है। जैसे ही फूकेगा पुनः उसके पास आता चला जाएगा। यहाँ छठे भाव के कारकत्व झूठ बोलने की भी मृत्यु होगी। 12वें भाव वाला जातक कभी भी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता है। यदि वह कोशिश करे भी तो वह तुरंत पकड़ा जाता है, उसका झूठ चल नहीं सकता। जैसे छठे भाव प्रबल वाला जातक इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, आपको बिल्कुल लगता है ये सत्य बोल रहा है, चाहे जितनी झूठ बोले। वैसे ही 12वें भाव वाला जातक झूठ बोलते के साथ पकड़ा जाएगा, उसका झूठ चलता नहीं है। और यदि वह सच बोलता रहे तो उसको जीवन में कोई तकलीफ भी नहीं आती। उसको तकलीफ तभी आएगी जब वह झूठ बोलेगा। अब 12वें भाव के कारकत्वों में शारीरिक रूप से हम बात करें, आंख, कान, पैर का पंजा, पैर की उंगलियां, पैर के तलवे आदि का विचार 12वें भाव से किया जाता है। और चूंकि लग्न से 12वां भाव बाईं तरफ पड़ता है, तो इस भाव से बाईं तरफ के अंगों का विचार किया जाता है। जैसे दूसरा भाव दाहिनी तरफ पड़ता है, तो दाहिनी तरफ के इन अंगों का विचार द्वितीय भाव से करेंगे, और 12वें भाव से बाईं तरफ के अंगों का विचार करेंगे। हानि, व्यय, कुत्ता, मछली, भोग, ऐश्वर्य, लंपटता, इन सब का विचार भी द्वादश भाव से ही किया जाता है। निद्रा 12वें भाव का एक बहुत बड़ा फल, जिसका भी 12वां भाव एक्टिव है, घोड़े बेचकर सोता है, किसी की फिक्र नहीं पालता, चाहे जितना टेंशन हो, नींद बड़े मजे की लेता है। आजकल लोगों को नींद की गोली खाकर नींद नहीं आती, और ये बिना नींद के ही नींद की गोली से भी गहरी नींद सोते हैं। हवाई यात्राएं भी इसी भाव का फल है। इसी तरह एविएशन बिजनेस में भी लोग इसी भाव के प्रबल होने से जाते हैं, क्योंकि छठे भाव का कारकत्व है ब्रह्मचर्य का। तो ब्रह्मचर्य के विपरीत कार्य द्वादश भाव से प्रभावित व्यक्ति करता है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मचर्य की भी मृत्यु होती है। इसी तरह रात्रि जागरण भी छठे भाव का कारकत्व है, तो यहाँ उसकी भी मृत्यु होगी 12वें भाव में, तो घोड़े बेचकर सोएगा। मतलब सारे कारकत्व आप देखेंगे तो सारे इंटर रिलेटेड हैं, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विचार कीजिए, अपने आप कारकत्व आपके सामने होंगे। उदारता, लंबी विदेश यात्राएं, धन का नष्ट होना, बंधन और बंधन से मुक्ति, अधिकार त्याग या अधिकार का नाश, ननिहाल से विरोध, ननिहाल में किसी की मृत्यु, पत्नी के मामा और जीवन साथी के रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि का विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। माता का भाग्य, पुत्र का संकट, पिता का पराक्रम, सत्कार्य यानी अच्छे कार्य, कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कार्य, अच्छी या बुरी दृष्टि, परलोक गमन, जहाज, समुद्री यात्रा, नाविक, जहाज के कारखाने, यह सब भी द्वादश भाव के कारकत्व होते हैं। बस आप विचार करते जाइए, सारे कारकत्व आपके सामने होंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, जो हमने अभी तक आपको बताए हैं, बस उसको अप्लाई करते ही कारकत्व आपके सामने होंगे। और वास्तव में देखा जाए तो 12वां भाव छठे भाव की मृत्यु है, यानी सोच की मृत्यु। और जो फालतू की और अधिक सोच रखता है वही कष्ट पाता है। 12वें वाला व्यक्ति सोच के चक्कर में नहीं पड़ता, इसीलिए वह आनंद में रहता है, क्योंकि छठे से प्रभावित व्यक्ति कुछ भी सोच रख सकता है। कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा, वो मेरे को मार देगा, परसों मैं मर जाऊंगा, या मेरे उसको ये हो जाएगी। वो फोकट की फालतू की सोच रखता है, जो अधिकतर तो कभी होती ही नहीं है।
लेकिन उसी की वजह से वह चिंता से ग्रस्त रहता है। और इस छठे भाव के कारकत्व की मृत्यु द्वादश में होती है, इसलिए द्वादश भाव वाला व्यक्ति कभी भी इन चक्रों में नहीं पड़ता और मौज मस्ती से चैन से जीवन के आनंद रस को भोगता है। अब यहीं से एक बात आप और समझ लें, आप में से अधिकतर लोगों ने यह प्रश्न भी किया है कि छठे भाव यानी कन्या राशि ही राहु की क्यों और मीन राशि केतु की क्यों? क्योंकि राहु के पास केवल सर है तो उसके पास सिर्फ सोच। कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि छठे भाव में पड़ती है, इस वजह से कन्या राशि का स्वामी राहु होगा, क्योंकि उसके पास शरीर तो है नहीं क्रिया करने के लिए, सिर्फ सर है, तो वह सिर्फ सोच सकता है। और यही गुण आपको छठे भाव से प्रभावित लोगों में मिलेंगे कि उनके पास सिर्फ सोच होती है। और अब आप 12वां भाव कह लीजिए, मीन राशि कह लीजिए या केतु कह लीजिए, केतु मीन राशि का स्वामी है। क्यों? क्योंकि केतु कोई सोच विचार नहीं करता, करेगा भी कहाँ से, उसके पास सर तो है ही नहीं सोचने के लिए, उसके पास सिर्फ शरीर है, वह क्रिया करना जानता है। यही तर्क मीन राशि को केतु की राशि साबित करता है। इसलिए अपने दिमाग में यदि इस विधा से आपको फलित सीखना है तो राहु कन्या की राशि और मीन को केतु की राशि मानकर फलित कीजिए, आपके 100% फलित सही होंगे। और एक तर्क देखिए, 12वां भाव है मोक्ष का और केतु को शास्त्रों में मोक्ष का कारक बताया गया है। वह क्यों? वह इसी कारण क्योंकि मीन राशि कालपुरुष की 12वें भाव की राशि का मालिक केतु होता है, इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक बताया गया। अब यहाँ तक हमने भावों के कारकत्वों की यात्रा तो पूरी कर ली है। अब इससे आगे फलित सीखने के लिए हम जल्दी ही आगे की यात्रा शुरू करेंगे। हमने चैप्टर 58 से 69 तक नक्षत्रपति के उच्च भावों के फलों के बारे में बात की थी। फिर चैप्टर 70 और 71 में हमने चंद्रमा और नक्षत्रपति के संबंध से क्या फल मिलेंगे उनके बारे में बात की थी। और चैप्टर 72 से शुरू करके आज के चैप्टर 83 तक हमने सभी भावों के कारकत्वों के बारे में आपसे बात की है। आपको फलित की तरफ आगे बढ़ने के पूर्व इन बताए गए चैप्टर्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना चाहिए। इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए और उनके नोट्स बना लीजिए। और जो लोग शुरू से देखते आए हैं उनके पास तो काफी कुछ होगा ही, लेकिन जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो इन चैप्टर्स को बहुत ध्यानपूर्वक देख लें, जिससे आगे की बात समझने में उनको आनंद आएगा और बहुत सहूलियत होगी और सुगमता पूर्वक बिना किसी तामझाम के आप सटीक फलित करने में सक्षम हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि नक्षत्रपति के उच्च भाव, चंद्रमा और नक्षत्रपति का संबंध और भावों के कारकत्व, ये तीन चीजें अहम हैं। इन तीनों चीजों का वास्तविक ज्ञान आपको होना चाहिए, तो आप आगे आराम से फल कथन कर पाएंगे। इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। हमने इसी चैप्टर में इन तीनों बातों के संबंधित चैप्टर्स के नंबर भी उल्लेखित कर दिए हैं, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो इनको एक बार जरूर देख लें और अपने नोट्स बना लें, तो आगे की बात सुगमता से समझ में आ जाएगी। तो अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अब अगली बार नक्षत्रपति की अपने उच्च भाव से दूरी से संबंधित बात को हम शुरू करेंगे। उसके पूर्व आप बताई गई पाठों को अच्छी तरह से समझ लें, नोट्स बना लें, तो आगे की बात बहुत आसानी से समझ में आपको आती चली जाएगी। आज इतनी सी बात करके फिर अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।